बोलो तेरे साथ क्या किया जाए। ये जिम्मेदारी वामसेफ संगठन ने अपने 50 सालों के अनुभव के बाद, शोध के बाद, मेरे जैसे नौजवानों के मुंह से, उनके जैसे विद्वानों के मुंह से आपके कानों में इसलिए डाली जा रही है कि आप इस जिम्मेदारी को निभाएं। और अगर आप इस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं तो फिर इसके आगे की लाइन जोड़ी जाएगी कि बताओ फिर क्या किया जाए आपके साथ। आपके साथ क्या किया जाए, फिर ये भी आपको अगली बार बताना होगा। और इसलिए साथियों, समय तो बहुत कम है मेरे पास, क्योंकि मरीज लास्ट स्टेज की कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है। सालों की कीमोथेरेपी, घंटों का ऑपरेशन थिएटर में किए गए सर्जरी, इन मिनटों में उसका बीमारी का समाधान करना संभव नहीं है। मुझे ज्यादा समय हो जाए तो माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा 5 मिनट पहले ही पर्ची दे दीजिए। टॉपिक कह रहा है कि पिछड़े वर्ग के नेता। मैं इससे आगे कहना चाहता हूं, इनका उद्भव, इनका विकास और इनका विनाश, ये कैसे पैदा होते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है और इनका विनाश कैसे होता है, अंत कैसे होता है। अंत भी कह सकते हैं, विनाश भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका दोनों होता है। फिर संविधान विरोधी, और तीसरा सांठगांठ क्या है, क्या करें इनके साथ। यही जिम्मेदारी है हम लोगों की, आपको अपने समाज को बताने की। और इसलिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि संविधान विरोधी की पहचान, संविधान विरोधी की पहचान, आप अगर संविधान विरोधी की पहचान डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप गलत हैं। अगर आप अंबेडकर के नाम का गुणगान करने वाले की, संविधान का गुणगान करने वाले की संविधान के समर्थक के रूप में अगर पहचान कर रहे हैं तो हम गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये जो संविधान विरोधी की पहचान है, एक तो जलाने वाला है, जो संविधान को पैदा होने से पहले ही जलाने की फिराक लेके बैठा था। उसके बाद दादा बैठे थे उधर, उन्होंने अपने पूरे दिमाग के घोड़े दौड़ाए, फिर भी बस नहीं चला। और वो बात तालियां बजा के, डैश बजा के, हाथ उठा के सबने मानी। उसके बावजूद भी वो बेशरम उस संविधान को मिटाने की कोशिश करते रहे, ये कह के कि ये संविधान फला जात के आदमी ने बनाया। और इससे आगे की गलती कि उस फला जात के आदमियों ने भी बड़े गर्व से कहना शुरू कर दिया, हां हमारे ही बाप ने बनाया। तो क्या सिर्फ उस फला जात के बाप ने बनाया? नहीं, भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया। और उस संविधान सभा के महानायक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, इस बात को कोई छुपा नहीं सकता। साथियों, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पहचान है संविधान विरोधियों की, कि जलाने वाले को हम पहचान लेते हैं, संविधान को गाली देने वाले को हम पहचान लेते हैं, लेकिन संविधान की बात करने वाला, संविधान की कसम खाने वाला, संविधान की बात करने वाला लेकिन संविधान पर काम करने वाला वो नहीं है, उसको हम पहचान नहीं पाते। हम नारा लगाते हैं, जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बात करने वाला कौन कौन है? संसद की पैड़ियों पर वंदन करने वाला कौन है? ये देश भारत के संविधान से चलेगा और मुसलमानों की गर्दन पे तलवार रखने वाला कौन है? ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा और बाबा साहब की औलादों की इज्जत लूटकर, उनको बेरोजगार रखकर, उनको सरेआम मरते हुए छोड़ने वाला कौन है? उसकी पहचान करने की
जरूरत है और उनका साथ देने वाला कौन है, ये पहचान हमारे पुरखों ने बिल्कुल क्लियर की। उस पहचान को करने के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, हम कह रहे हैं कि भाई वो हमारे विचार से, बाबा साहब के विचार से, भारत के संविधान के विचार से मेल नहीं खाते, इसलिए इनके साथ कुछ किया जाए। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि अगर आप नहीं भी करोगे तो क्या होगा उनके साथ, ये मैं बताना चाहता हूं। आप कुछ भी मत करो, मैं उनको इस मंच से बताना चाहता हूं जो भारत के संविधान विरोधियों के साथ जिन्होंने सांठगांठ की है, क्या होगा उनके साथ, मैं ये बताना चाहता हूं। और उसकी शुरुआत ही कर देना चाहता हूं। बहुत हो गई सांठगांठ, आओ करे थोड़ी काट छाट, बहुत हो गया बंदर बाट, हो जाए अब दो दो हाथ। वैचारिक दो दो हाथ करने की जरूरत है। और पिछड़े वर्ग के नेताओं को, उन नेताओं को जो हमारे जैसे ही हैं, बात हमारे जैसी करते हैं, सब कुछ हमारे जैसा दिखता है, लेकिन हमारे ही पुरखों के विरोध में वो है, ये पहचान करने की जरूरत है। सांठगांठ, सांठगांठ क्या होती है? कभी सांठगांठ सुनी है? कभी कहां सुनी है? बाजार में होती है। बाजार में सांठगांठ होती है, किनकी? दलालों की और मालिकों की। वो जो सांठगांठ उनकी बनी रहती है, तो उन सांठगांठ करने वाले लोगों को पिट्ठू भी कहा जाता है, चमचा भी कहा जाता है। इस बहुजन आंदोलन से ही उनका एक उनको पदवी दी गई, वो चमचे, युग के पिट्ठू लोग। और मैं एक और बता देना चाहता हूं कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में बनिए की दुकान में एक भंबू होता है जो दाल भर भर के जो लोगों के झोले में डाल देता है, सारी दाल बिकवा देता है। मतलब वो बंबू टाइप का भी एक चमचा है, एक दलाल है जो बीच में कुछ मीडिएटर का काम करता है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, सांठगांठ करने वाला अगर दलाल है तो इसकी बहुत अच्छी पहचान ये है कि इसकी पहचान, दलाल की पहचान एक तो मंडी में होती है, एक तो मंडी का दलाल, और दूसरा पगडंडी का दलाल। उसको तो समझ जाइए। और मेरा किसी स्त्री पुरुष से लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि जिस देश में मुर्गे की कीमत 250 रुपए हो, उस देश में दिल्ली के अंदर 50 रुपए में महिला की इज्जत बेची जाती है। और वो दलाल, वो फड़वा, वो संविधान विरोधी, वो डॉक्टर अंबेडकर का हमदर्द कहने वाला, अपने आप को घोषित करने वाला, एक बार मुंह नहीं खोलता। इसलिए उसके आज हिसाब करने की जरूरत है। एक मंडी वाला दलाल, एक पगडंडी वाला दलाल जो राहगीरी करके हमारे सीधे साधे लोगों को ठग लेता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही उनको खत्म कर देता है, नेता बनने से पहले ही उनको वो चमचा और दलाल बना देता है। उसकी पहचान करने की जरूरत है। मैं अपने क्षेत्र उत्तराखंड का रहने वाला, हरिद्वार जिले का रहने वाला हूं, और मेरे साथ एक घटना घटी। वो दलाल, वो कैसे चाटुकार है, वो कैसे पिट्ठू है, वो कैसे संविधान विरोधी सांठगांठ करने वाले दलाल हैं, और कैसे वो राहगीरी करके हमारे लोगों को भटका देते हैं। जब मैं 2012 में वामसेव संगठन से जुड़ा और पहले ही जोश में मैं घूम रहा था, 2012 में बीजेपी के एक नेता ने मुझे मंच पे भाषण सुन के कहा, कितना अच्छा काम करते हो बेटा। मुझे लगता है कि छोटी छोटी नाव में सफर करने से ज्यादा अच्छा है कि आप बड़े जहाज में बैठे। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से बात करना, ये मेरा नंबर, ये मेरा पता, तो तुम जरूर मेरे पास आना। वो सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग सुन रहे थे। मैं छोटी सी उम्र का, 2012 में तो शायद इससे भी छोटा ही, और वो एक बुजुर्ग आदमी, सीनियर आदमी। तो मैंने उन बुजुर्गों के सामने उनको बोला, उस जहाज का मालिक कौन है?
उस जहाज का ड्राइवर कौन है, कप्तान कौन है। और अगर उस जहाज का ड्राइवर मुझे नहीं पता, उस जहाज का मालिक मुझे नहीं पता, और वो जहाज जाने वाला कहां है, तो फिर मुझे ये जहाज में बैठने का शौक नहीं, मुझे अपनी टूटी फूटी कश्ती में ही बैठने का शौक है। मैं अभी अभी यहां मंच पे चढ़ा, मेरी हाइट छोटी है, मेरी औकात छोटी है। बामसेट के लोगों ने 8 इंच का एक खट्टा लगा के मेरी हाइट बढ़ा दी। अभी कुछ औरों की भी बढ़ने वाली है, रमाशंकर सर की भी बढ़ेगी, मैडम की शायद, झुका तो रखा है। हम लोगों की औकात छोटी है तो समाज हमारी औकात बढ़ा रहा है। लेकिन ये औकात कब तक बढ़ाओगे? आप औकात बढ़ाते हो और वो आपकी औकात खत्म कर देता है। आप नेता बनाते हो, आप उसको मंच पे बुलाते हो और वो आपका ही खात्मा कर देता है। आपके ही मंच पे आके आपका ही प्रमोट किया हुआ नेता कहता मैं किसी संगठन का सदस्य नहीं हूं, वो फेमस हो जाता है, आप फेमस कर देते हो। अपने पैदा किए हुए नेता पे 1 रुपया इन्वेस्ट करना नहीं चाहते और उसको 25,000 50,000 का किराया 10-10 बार रिक्वेस्ट करके दे करके उसकी 5 मिनट का भाषण, 10 मिनट का भाषण सुनते हो। वो नेता बन जाता है और क्या होता है फिर मेरे साथियों, वो जब नेता बन जाता है तो आपको ही नकार देता है। और ऐसे बनाए हुए नेता क्या करते हैं फिर, वो इतनी महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं कि जब आप उनका सम्मान देना या बराबरी की रखने की मनसाएं रखने लगते हो तो वो आपसे अलग हो जाते हैं और वो उनके साथ अपनी साठ गांठ कर लेते हैं, अपनी कीमत लगा लेते हैं। मौका देखते हैं वो कि बस मैं एक बार फेमस हो जाऊं और मुझे टिकट मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। लेकिन मुझे अफसोस यह है कि मूल निवासी बहुजन समाज अपने पैदा किए हुए नेता में, अपने पैदा किए हुए बीज में, अपनी बोई हुई फसल में, अपनी बोई हुई फसल को काटने में और खाने में खुश क्यों नहीं है। आसमान से टपके हुए नेता, फेसबुक से टपके हुए नेता, उनमें ही हमारी दिलचस्पी क्यों है। उनके साथ सेल्फी लेने की आदत कब छूटेगी। और ये कारण है कि वो जब नेता बनता है तो वो इधर से प्रमोट होता है और वो उधर वाले उसको ज्यादा ऑफर दे करके अपने पास ले लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे वो आपके हमारे समाज के पुरखों के संविधान के विरोध में ही अपने आप को उधर एक पुतला बना के खड़ा करता है। एक पुतला मुझे हरिद्वार के एक विधायक मिला, मूल निवासी संघ ने जनप्रतिनिधि उद्घोष आंदोलन चलाया कोरोना पीरियड में, जब सारे अधिकारी कर्मचारी नेता अभिनेता अपने घरों में बैठे थे, फेसबुक पे भाषण दे रहे थे। मूल निवासी संघ का एक एक कार्यकर्ता वो ज्ञापन लेके अपने अपने विधायक और सांसद के पास जा रहा था। मैं उनमें गया, मेरे मूल निवासी संघ के साथी, और मैंने वहां के विधायक को बोला कि हमारे समाज की इतनी इतनी समस्या है, इस पे कुछ करो। वो विधायक बोलती है हमारी कोई सदन में सुनता नहीं है, रिकॉर्डेड है हमारे पास, वीडियो बना रहे थे राजा गौतम जी हमारे साथी एमएलटी के, और उसने बोला कि हमारी कोई सदन में सुनता नहीं है। तो मैंने उसको बोला अगर आपकी सुनता नहीं है तो इस्तीफा दे दो। तो वो बोले नहीं इस्तीफा कैसे दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा ऐसा होता है। जिस बाबा साहब अंबेडकर की हम औलाद हैं, उस बाबा साहब अंबेडकर ने जब देखा कि मेरे SC ST OBC समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार और उनके अधिकार उनको नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने लात मार दी कानून मंत्री के पास। मारी कि नहीं मारी? तो बोली हाँ पता नहीं है। इसके बाद हमारे समाज का बनाया हुआ एक विधायक वहीं का, वो विधायक बनाया हमारे समाज के बहुजन आंदोलन ने, और वो क्या करता है, मेरे जैसा नौजवान नेता बनने के चक्कर में रोज विधायक जी को नमस्कार करता है, उसके पास जाता है, और विधायक दूसरी कास्ट के हमारे से ऊपर कहे जाने वाले लोगों के पास बैठा होता है। मैं भी उस दिन बैठा था, और वो हमारे साफ सुथरे कपड़े पहने एक बुजुर्ग आदमी को जो नेता बनने की और एक कॉन्ट्रैक्टर बनने की बेचारी इच्छा रखता था, उनके सामने उससे झाड़ू उठवाता है। बोले झाड़ू उठा के उधर रख दे, ताकि उनको बताई जा सके कि ये नेता नहीं है, कुर्ता पहन के यहां से आया है, ये मेरा चमचा है, मेरा
सिगरेट पी रहा है, सिगरेट के टोटे डाल रहा है, और मेरे जैसे नौजवान को, मुझे नहीं, मुझे कहता तो कुछ और होता, मेरे जैसे नौजवान को मेरे सामने जो नेता बनना चाह रहा था उसको बोल रहा है कि ये टोटा उठा दे, उसे उठा रहा है। तो फिर बाबा साहब अंबेडकर के मिशन, संविधान की मंशा के साथ ये भी एक धोखा है। सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया का धोखा नहीं, इस जीवन में रोज होने वाले संविधान के धोखे को पहचानो। जिस भारत के संविधान के पहले पन्ने पे लिखा हम भारत के लोग, और वो हिंदुस्तान के लोग कहते हैं, हमारे वाले भी। जिस भारत के संविधान पे लिखा हम भारत के लोग, हम शुरू में और अंत तक सिर्फ भारतीय हैं, वो आज भी न मूल निवासी कहते हैं, न बहुजन कहते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, शोषितों पीड़ितों की राजनीति करते हैं, मूल निवासियों की राजनीति करते हैं, और जबरदस्ती दलित कहते हैं अपने आप को, दलितों का नेता, दलित समाज। बाबा साहब अंबेडकर ने दलित सब की घोर निंदा की, बहिष्कार किया, और उसके बावजूद भी वो दलित कहता है। इसका मतलब क्या है? मनुस्मृति के अध्याय 3 में लिखा है कि शूद्रों का नाम नफरत सूचक, घृणा सूचक होना चाहिए। ब्राह्मण का ज्ञान सूचक, क्षत्रिय का बल सूचक, वैश्य का धन सूचक, करोड़ी मल, युद्धवीर सिंह, हरि ज्ञान प्रसाद, और शूद्र का छज्जू, रगड़ू, कलवा, हरिलाल, चमनलाल, रतनलाल। यही तो दलाल बनते हैं। लेकिन इनको ये पहचान बनी रहे, ये रगड़े मरे कचे टूटे हुए लोग हैं। अगर मेरे समाज का नेता मुझे दलित कहता है, मतलब मुझे नफरत सूचक, घृणा सूचक, गौरव से परे की चीज, गिरी हुई चीज मेरी पहचान बनाता है, तो वो मनुस्मृति का अनुपालक है, वो संविधान विरोधी है। इसको मुझे लगता है इस तरह से देखना भी चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों को देख के ऐसे भी हमारे लोग हैं कि 2017 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने एक कॉन्फ्रेंस की, राष्ट्रीय स्तर के सारे समाज के SC ST OBC के युवाओं को बुलाया और टॉपिक रखा बहुजन आंदोलन की हार क्यों और कैसे, और इस पे डिस्कस किया। बहुत सारे लोगों ने कहा, एक बहुत बड़े ज्ञानवान आदमी भी उसमें थे, और सब अपने अपने नेताओं के पक्ष ले रहे थे। और जब ये सारे शब्द उठे तो वो नेता बोल रहा है कि हमारा नेता पर्चे में पढ़ के भाषण इसलिए देता है क्योंकि उसके गले का ऑपरेशन हो रहा है। दूसरा उसने बोला, हमारे नेता के पास में हमारे समाज की समस्याएं नहीं जाती है, इसलिए हमें पोस्ट कार्ड अभियान चलाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि भाई हमारी समस्या क्या है। तो मैं उधर था, मैंने बोला, ऐसा नेता जो इस बेजुबान, कमजोर, शोषित पीड़ित समाज की आवाज को, समस्याओं को, परेशानियों को, दर्द को, दुख को समझ न सके, तो ऐसे विकलांग नेता की हमें क्या जरूरत? तो फंस गए। फिर मुझे टॉयलेट में ले जाके अलग से बोले, आप कहां से? मैं उत्तराखंड से। ऐसे नेता जो बाम साहब के मंच पे मूल निवासी कहते हैं और अपने मंच पे जाके दलित शब्द की परिभाषाएं करते हैं, उनको बार बार नेता बनाते रहो और फिर टॉपिक लगाते रहो कि पिछड़े वर्ग के नेताओं का संविधान विरोधियों के साठ-गांठ। इनकी पहचान कैसे करोगे? जो डायरेक्ट बीजेपी में उनकी तो कर लेते हो, हमारे वाले हमारी साथ में उनकी कैसे करोगे? इसलिए साथियों, इसके आगे, उनके आगे भी, हमारे आगे भी और सबके आगे निजीकरण हुआ। BSNL का निजीकरण यह कह के किया गया कि ये घाटे में है, इसलिए इसको बेच दो। कितने में बेच लो? मरीज मर रहा है, बचाने के लिए कितने चाहिए? 75,000 करोड़ रुपए, मारने के लिए 95,000 करोड़ रुपए। BSNL को अगर खत्म करना है तो 95,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, और अगर बचाना है तो 75,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। और भारत में सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे हैं मरीज को मार दो, BSNL को बेच दो। 27,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बेच दिया, 25 एयरपोर्ट बेच दिए, 9 पोर्ट बेच दिए, 500 रेलवे स्टेशन बेच दिए, 3 लाख किलोमीटर टेली फाइबर लाइन बेच दी, 761 माइनिंग ब्लॉक्स बेच दिए, 2 नेशनल स्टेडियम बेच दिए, 80 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बेच दी। मेड इन इंडिया है कि बेचो इंडिया? और निजीकरण के खिलाफ हमारा वो नेता नहीं बोलता है। हमारे बच्चों को कोई नौकरी नहीं बोलता है।
हमारे साथ रेप हो जाए नहीं बोलता है, क्या कहता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। संविधान क्या कहता है? नेता कह रहा है, सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और संविधान क्या कहता है? सरकार कह रही है बेटी बचाओ, बचा सको तो बचाओ, नहीं बचा सको तो मत बचाओ, पढ़ा सको तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ा सको तो मत पढ़ाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपनी जिम्मेदारी जनता के सर पे थोप दी और बेसब्री से कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और संविधान कहता है भारत की केंद्र की और राज्य की सरकारों की ड्यूटी है कि हम बेटी को बचाएंगे भी और बेटी को पढ़ाएंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना के पहले पन्ने पे लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व भारत राष्ट्र बनाएंगे और भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। राजनीतिक कसाईयों ने क्या किया? सामाजिक और राजनीतिक की सीरीज को खत्म कर दिया। सामाजिक और राजनीतिक न्याय आज तक नहीं मिला और सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात नहीं हुई और राजनीतिक न्याय के लिए चिल्लाते हैं ईवीएम खराब है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्यों? इसलिए मैं इनको पॉलिटिकल कसाई कह रहा हूं। इसलिए कि ज्योतिबा फूले साहब ने अपनी इस किताब में कहा किसान का कोड़ा में कि ये कौन है? एक छुरा कसाई होता है। कौन होता है? छुरा कसाई, जो छुरे से काटता है। और फूले साहब ने कहा एक कलम कसाई है, जो कलम से काटता है। और मैंने तीसरे की खोज करी, एक जबान कसाई है, मेरे जैसा जय भीम बोलता है, जय संविधान बोलता है और दुश्मन का पिट्ठू बनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसके खेमे में रहता है। आप पहचान नहीं पाते? अम्बेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात नहीं करता, जाति पे गर्व की बात करता है। द ग्रेट चमार कहता है, द ग्रेट गुजर कहता है, द ग्रेट अहीर कहता है, द ग्रेट हिंदू कहता है, द ग्रेट मुसलमान कहता है, जय भीम भी कहता है। ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे जिन पे आप बार बार विश्वास कर देते हो, उनको बना देते हो, बना बनाया अपना लेते हो? उन नेताओं ने आपके खेत को बंजर बांझ बना दिया है। किसान की कोख को जैसे हाइब्रिड बीज ने बांझ बना दिया और जमीन को बंजर बना दिया, ऐसे अगर हाइब्रिड बीज को लेके आओगे, पाड़े के नेता जो पाड़े में परिवार तंत्र से पैदा हुए हैं, परिवार तंत्र का विरोध करने वाले, जातिवाद का विरोध करने वाले, अपने ही भाई भतीजों को नेता बनाने पे तुले हैं, ऐसे भाड़े के नेता। और दूसरा है भाड़े के नेता, जो भाड़े से चलते हैं दुश्मन के। और तीसरा फेसबुक यूट्यूब से जिन्हें तुम अपना नेता हम मान रहे हैं, वो कबाड़े के नेता। अगर अपनाओगे तो मारे जाओगे और अपनाना है तो अखाड़े का नेता पैदा करना। अपने अखाड़े से पैदा किया हुआ नेता अगर इस मूल निवासी बहुजन समाज ने पैदा किया तो ये मूल निवासी बहुजन समाज के बीच से संविधान विरोधियों के साथ साठ काट करने वाले दलाल किसी भी रूप में जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए साथियों, मैं अंत में आपको बताना चाहता हूं कि इनके साथ क्या होने वाला है। अगर ये उधर जाते हैं और जो गए हैं तो महाभारत के आदि पर्व अध्याय 20 श्लोक नंबर 19, 18, 19, 20, 21 में लिखा है कि शत्रु अगर ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, ताकत हो, धनवान हो तो उसका सम्मान करो, उसके जूते साफ करो। जय भीम सुनना चाहता है तो जय भीम बोलो, जय श्री राम सुनना चाहता है तो जय श्री राम बोलो। सम्मान करो, सम्मान करते करते उसको अपने घर बुलाओ, खाना खिलाओ, इज्जत करो, उपहार में कीमती चीजें भेंट करो। सम्मान को अति सम्मान में बदलो, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलो और मौका देखते ही जैसे सर पे रखे घड़े को पत्थर पे पटक के फोड़ देते हैं, ऐसे ही उस शत्रु को कुचल देना। जैसे सांप के फन पे पैर रख के कुचल देते हैं। किसको बोला? महाभारत के आदि पर्व अध्याय 20 श्लोक नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 35 उसमें लिखा है। अब उनको पता है कि शत्रु कौन है और उसके साथ क्या होने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं, पिछले कितनों के साथ ये हो रहा है और अभी भी होने वाला है। लेकिन आप नागनाथ की पहचान करते हो, आप सांपनाथ की पहचान करते हो, आप सपोले नाथ की पहचान नहीं करते। आम आदमी के रूप में खास आदमी आ जाता है और वो सपोला, आप उसके पानी पिलाते हो, दूध पिलाते हो, सोचते हैं बच्चा है कुछ नहीं करेगा, बड़ा होता आप ही को डस लेता है। लिखता है केजरीवाल की गारंटी
और ये नहीं बता रहा मनीष सिसोदिया की भी गारंटी है क्या? अभी मोदी की गारंटी चल रही है, उनकी बीवी से पूछो मोदी की कोई गारंटी है क्या? मैं तो कह सकता हूं, मैं तो पूछ सकता हूं। अगर मोदी की गारंटी नहीं है तो मोदी सरकार की क्या गारंटी है? अभी उनके दलालों की क्या गारंटी? अगर आप अपने बेटे को शराबी के पास बैठने से डरते हो, अपनी बेटी को किसी बदचलन लड़की के साथ बैठने से डरते हो, तो आपके नेता दलाल और भड़वों के साथ अगर बैठना शुरू कर देते तो क्यों नहीं डरते हो? उनका क्या किया जाए? जैसे डंडा उठा के आप अपने बेटे को रोकते हो, अपनी बेटी को रोकते हो, वैसे डंडा उठाओ और वो डंडा लेके खड़े हो जाओ और उस डंडे को लेकर के इन संविधान विरोधियों के दुश्मन के साथ साठगांठ करने वालों का इलाज करो। इनका इलाज है, आखिरी में 1 मिनट में खत्म करके मैं बात खत्म कर दे रहा हूं। वो इलाज है, मैं नहीं कह रहा, अभी बता रहा हूं क्या क्या इलाज है। एक घोड़ा होता है और घोड़े की आंखों को ये झपकने वाला मैटर ज्यादा नहीं होता है। एक टाइम होता है उनको इन्फेक्शन हो जाता है और उनकी आंखें खराब हो जाती है। अच्छी वैरायटी के जो घोड़े हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए उन घोड़ों के बचपन में आंखें फोड़ दी जाती है। ये घोड़े ऐसे ना बन जाए कि इनकी आंखें फोड़ दी जाए। दूसरा, गाय का बच्चा अगर स्वतंत्र जिंदगी जीता है तो सांड बन जाता है, और नियंत्रित जिंदगी अगर उसको जीने की शुरुआत कराई जाए तो बैल बन जाता है। क्या इनकी नसबंदी कर दी जाए? आप सोचो, मुझे नहीं पता। एक तांगे चलाने वाला अगर घोड़े की आंख खुली करके चलाए तो कभी इधर भाग जाता है, कभी इधर भाग जाता है। क्या इसकी आंखों पे वही पट्टी बांध दी जाए? आपको सोचना है। लेकिन मैं आपको अपना एक समाधान बताना चाहता हूं। राजनीतिक साठगांठ करने वाले दलाल के साथ राजनीतिक बहिष्कार करने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। सामाजिक साठगांठ और दलाली करने वाले के साथ सामाजिक बहिष्कार की हिम्मत रखनी पड़ेगी। वैचारिक साठगांठ उनके साथ करने वाले दलाल के साथ हमें वैचारिक की बहिष्कार करना पड़ेगा। साथियों, इससे आगे एक और सुझाव दे देता हूं। वो सुझाव ये है, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो इनकी तरफ देखना बंद कर दो। इनको नोट वोट सपोर्ट देना बंद कर दो। इनको फेसबुक पे यूट्यूब पे लाइक देना बंद कर दो। इनकी मुझे वीडियो मत भेजा करो। मेरी किसी को भेजो, बोरकर साहब की किसी को भेजो, रमाशंकर जी की किसी को भेजो, मत भेजो, लेकिन हमें इनकी वीडियो मत भेजो। अब क्या बताना चाहते हैं? नीला पटका डाल के मूछे ऐड करके नेता बनता है? किसी बेटी के यहाँ बलात्कार हुआ वहां जाकर के भाषण देने वाला नेता होता है? नहीं होता है। जैसे घर में पालतू कुत्ता अगर गली में कोई घुस जाए तो कभी छज्जे पे जाके भौंकता है, कभी आंगन में जाके भौंकता है, काटता ही नहीं है। वैसे ही वो आपकी हमारी बेटियों के साथ अन्याय होता है और उधर वो दलाली कर लेता है और आप उसको नेता कहते हो। ऐसे सपोले नाथ के बाद केचुआ नाथ, जो 1 से 2 साल के बीच 106 बच्चे पैदा करते हैं और उनकी उम्र कुछ भी नहीं होती। आप सोचते हैं सांप के जैसा है, आप पालने की कोशिश करते हो, लेकिन वो सांपनाथ, नागनाथ और केचुआ नाथ के बाद पैदा होने वाला केचुआ नाथ, सांपनाथ, नागनाथ और सपोले नाथ के बाद केचुआ नाथ जो जय भीम बोलता है, आपको लगता है ललित जैसा ही है और आप उसको सांप समझ लेते हो कि भाई ये लड़ेगा उसके साथ, लेकिन वो चारे का काम करता है। उसको पहचानने की जरूरत है। मैं साथियों, मुझे आप लोगों ने इतना सारा समय दिया और अंत में ये कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि अपने अखाड़े के नेता तैयार करो और डरो मत। अपने लंगड़े घोड़े पर ही दांव लगाओ। भाड़े के और कबाड़े के घोड़े पर दांव मत लगाओ, अपने लंगड़े घोड़े पर दांव लगाओ। तो एक दिन आपके पैरों वाले घोड़े जब पैदा होंगे, बिना पैरों से ये कह करके उड़ान भरेंगे कि मेरे पुरखे लंगड़े होकर भी दौड़ते थे, भागते थे, तो मुझे उड़ना होगा और उन्हें आसमान में उड़ाने का, उन्हें सदन में कुर्सी पे जगाने का, विरोधी विपक्ष को पकड़ने का आपको साहसी घोड़ा बनाना होगा। और अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं
वो लाइन दोहरा देता हूं कि अगर नहीं बनाओगे तो फिर ये जरूर बताना है कि क्या किया जाए आपके साथ। और इस किताब में ज्योतिबा फुले साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, फुले साहब ने कहा, मेरे भोले किसान अगर तेरे साथ जुल्म होगा, मैं थोड़ा विश्लेषण करके बता रहा हूं शॉर्ट में, अगर तेरे साथ जुल्म होगा तो तू उठाना कोड़ा और मारना जुल्मी की कमर पे कस के। एक और लाइन आगे बोली, और अगर जुल्मी का साथ देने वाला तेरा ही किसान भाई होगा तो उसको भी मारना कोड़ा कस के तू। वो कोड़ा जो फूले का है, वो जूता जो पेरियार का है, वो जूता लेकर के आपको चलना होगा, वो संवैधानिक जूता, वो लोकतंत्र की बोली की गोली अगर इस देश का नौजवान, विद्यार्थी, महिलाएं, किसान, मजदूर लेके चलेंगे तो साथियों इस देश में संविधान विरोधियों के जो साथ साठगांठ दलाल कर रहे हैं उनका हसामे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पाप हमारे सर नहीं लगेगा। उनको छोड़ दो, उनको देखना बंद कर दो, उनको लाइक करना बंद कर दो, वो अपने आप ही उनका इलाज हो जाएगा, वो अपने आप सुधर जाएंगे, हमारे बीच आ जाएंगे और उनको गले लगाना और कहना बेटा सुबह का भूला शाम को घर आ गया, आजा अब थोड़ा सा ईमानदारी से रहना, लेकिन उधर वाले कोने में रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।